लोक प्रशासन एवं उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत। हम विकास प्रशासन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने पहले भाग में, वीडियो के पहले भाग में विकास शब्द की जो अवधारणा है इसके बारे में अध्ययन किया। विकास क्या है, विकास प्रशासन का अर्थ क्या है, इसकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम विकास प्रशासन के संदर्भ में फ्रेड डब्ल्यू रिग्स और रॉबर्ट चैम्बर्स की विशेषकर उनके क्या विचार हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखें फ्रेड डब्ल्यू रिग्स विकास प्रशासन के संदर्भ में क्या कहते हैं। रिग्स का यह मानना है कि जो कोई भी समाज है या कोई भी शासन व्यवस्था है उसमें जब भी हम विकास की बात करते हैं तो जो विकास की धारणा या जो छवि बनती है आम प्रशासकों में या आम जनता में, वह ऐसा है कि जैसे पूरे समाज में एक सामाजिक, आर्थिक, एक भौतिक विकास हो रहा है, एक संस्कृति में बदलाव हो रहा है, हम और आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सक्षमता की ओर, और ये सक्षमता भौतिक सक्षमता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने जीवन को भौतिक दृष्टि से और बेहतर बना रहे हैं। हमारे पास तरह तरह के संसाधन हैं, हम अपने बेहतर हमारी जो आवश्यकताएं हैं भौतिक दृष्टि से बेहतर तरीके से हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। यानी सीधे सरल शब्दों में हम ये कहें कि हम बेहतर जीवन धन धान्य से संपन्न हो रहे हैं। तो ये जो हमारी आय बढ़ती जा रही है, जीवन की जो विभिन्न चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम अपनी जिसको कह सकते हैं आर्थिक सक्षमता से बेहतर तरीके से उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो ये एक धारणा बनती है विकास को लेकर। यानी अविकसित समाज जो है उस दृष्टि से गरीब लोगों का समाज है, जिनके पास धन और सामर्थ्य की कमी है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। और जो विकसित समाज है वो धन धान्य से परिपूर्ण है, सक्षमता है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत समाज है, तकनीक और औद्योगिकी प्रधान समाज है। और ऐसा जो समाज है, इसी प्रकार के समाज की कल्पना रिग्स ने, है ना, विकसित समाज के रूप में की। यानी उनका जो विकसित समाज है वह कोई आध्यात्मिक दृष्टि से या वह कोई सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित समाज नहीं है। तो रिग्स जो है ऐसे समाज को विकसित समाज कहते हैं जो भौतिक दृष्टि से, भौतिक संपन्नता की दृष्टि से विकसित है। तो अब ये बात डिबेटेबल हो सकती है कि भाई सांस्कृतिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित होना सही है या फिर भौतिक दृष्टि से, है ना, विकसित होने को हम विकसित मानेंगे। तो विकास के संदर्भ में ये एक बड़ा मूल्यगत प्रश्न होता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हम विकास किसको मानते हैं। तो यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से भौतिक संपन्नता को ही विकास को परिभाषित करने के लिए भौतिक संपन्नता को महत्व देते हैं। यहाँ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपन्नता की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर आधुनिक समाज की कल्पना इस रूप में की जा रही है कि आप तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से और धन धान्य से परिपूर्ण हैं, आप अपने संसाधनों का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जो जीवन प्रत्याशा है या उसकी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो बेहतर तरीके से पूरी हो रही हैं, भौतिक दृष्टि से खासकर। तो अब जब आपकी ये कल्पना है कि विकसित समाज कैसा होना चाहिए, तो अब आप ज़रा तुलना करके देख लेंगे कि जो विकसित हैं और जो विकसित नहीं हैं उन दोनों में अंतर किस बात का है। तो उन्होंने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है वह पिछड़ा समाज है उनकी दृष्टि में, क्योंकि इससे जो उनकी आय होती है कृषि प्रधान, वो आय जो है उतनी होती है जितने से कि उनकी आम ज़रूरतें पूरी हो सकें, परंतु आधारभूत संरचनाओं और अन्य संस्थाओं के निर्माण के लिए आवश्यक धन उनके पास नहीं होता। तो उन्होंने औद्योगिक प्रधान समाज को विकसित समाज माना है और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को
पिछड़ा समाज के रूप में स्थापित किया है। अब यह भी बात एक डिबेटेबल है कि क्या हम कृषि के माध्यम से विकसित समाज की रचना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये डिबेट जो है ये बात की बात है, लेकिन हम फिलहाल रिक्स के क्या विचार हैं उसको हम समझने का प्रयास करें तो वो बहुत ही स्पष्ट है कि रिक्स जो है वो ऐसे समाज को विकसित मान रहे हैं जो औद्योगिक प्रधान समाज है। तो उन्होंने विकासशील देशों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन जब करने का प्रयास किया, वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो विकसित और विकासशील समाज के देशों में प्रमुख अंतर का कारण बनती है, अर्थात कौन सी ऐसी बात है जो किसी विकासशील समाज को विकसित समाज बना सकती है। तो इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उन्होंने संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, आदर्श प्रारूप और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रयोग किया। तो जब आप रिक्स को पढ़ते हैं, उसके विचारों को पढ़ते हैं, तो आप इन बातों से अवगत होते हैं कि भाई यह जो है उसके उनके अध्ययन का यह 3 जो था उपागम था। इन तीनों उपागमों का उन्होंने प्रयोग करके और तुलनात्मक अध्ययन किया था। आपको ये पता होगा कि रिक्स जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन के एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में माने जाते हैं। तो आइए अब रिक्स के क्या विचार है विकास प्रशासन पर, उसको जानने का प्रयास करें। रिक्स कहते हैं कि जैसा मैंने बताया वह समाज विकसित होगा। अब यहाँ पर जो उनका तरीका है अपनी बात को कहने का या उनका जो तर्क है वो यह है कि वह समाज विकसित होगा जहाँ कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाओं की अधिकता होगी तथा प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट संरचना उपस्थित होगी। और ये तो पहला कंडीशन, यानी वह समाज ज़्यादा विकसित समाज है जहाँ कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाएं, इसका मतलब होगा कि प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट संरचना है ना मौजूद है। तो और वो संरचना कैसी है, वो संरचना उस कार्य को करने में माहिर है, सर्वश्रेष्ठ है तकनीकी दृष्टि से और अन्य दृष्टि से, यानी संसाधन की दृष्टि से, मानवीय और भौतिक और तकनीकी संसाधन की दृष्टि से वह सर्वश्रेष्ठ है और उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। तो अगर किसी समाज में प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य का मतलब क्या है कि रिग्स ने वैसे तो 4-5 जो है मूलभूत कार्य बताए थे कि किसी भी समाज में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के राजनीतिक कार्य, वहाँ उस समाज के राजनीतिक कार्य पूरे किए जाएं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संचार संबंधी कार्य पूरे किए जाएं। ये उन्होंने प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे पूर्व शर्त बताया था कि भी किसी समाज के बने रहने के लिए इन क्रियाओं का होना जरूरी है। अब इन क्रियाओं को करने वाली जो संरचनाएं हैं, यदि वो कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाएं हैं तो इस प्रकार का समाज बेहतर होगा उसकी तुलना में जहाँ एक ही संरचना अनेक प्रकार के कार्य कर रही है। यानी मान लीजिए ऐसे कि किसी समाज को विकसित होने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संचारात्मक प्रकार के कार्य करने हैं और ये ज़रूरी है, इसके बगैर कोई समाज बना भी नहीं रह सकता। तो इन कार्यों को अगर कोई एक ही संरचना सारे कार्य पूरी कर रही है तो उन्होंने उसको अविकसित माना। उन्होंने विकसित किसको माना, उस समाज को माना जहाँ पर इन प्रत्येक कार्यों को करने के लिए विशिष्ट संरचनाएं, वो भी कैसी संरचनाएं जो मैंने बताया तकनीकी औद्योगिक दृष्टि से, साधन की दृष्टि से संपन्न है और उस कार्य को करने में माहिर है। तो ऐसी जो संरचनाएं हैं अगर वो बहुतायत में हैं तो उस समाज को उन्होंने उसकी तुलना में बेहतर माना, विकसित माना कि जहाँ पर संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक दृष्टि से क्या हुआ है, विभेदीकरण हुआ है, विभिन्नीकरण हुआ, यानी प्रत्येक कार्य के लिए एक हमारे पास विशिष्ट संरचना उपलब्ध है। दूसरा जो कंडीशन उन्होंने कहा कि ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ संरचनाओं के मध्य पूर्ण एकीकरण भी होना चाहिए। पूर्ण एकीकरण का मतलब होता है कि इन संरचनाओं के कार्यों के मध्य समन्वय भी होना जरूरी है। अगर संरचनाएं हैं, कार्यात्मक रूप से विशेष संरचनाएं हैं, लेकिन इनमें समन्वय नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर जो है यह जो प्रयास होगा इन संरचनाओं का वह समन्वित नहीं हो पाएगा, उसका एक संपूर्ण प्रभाव
प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप समन्वय आपने पढ़ा है, समन्वय का क्या महत्व है। तो समन्वय के बगैर तो संगठन के जो इकाइयों के जो कार्य होते हैं अब उनका जो सम्मिलित प्रभाव नहीं हो पाता। तो सम्मिलित प्रभाव के लिए यह जरूरी है कि इन संस्थाओं के कार्यों के मध्य पूर्ण समन्वय या एकीकरण की मात्रा है ना, समान मात्रा होनी चाहिए। जिस मात्रा में आपने विभिन्नीकरण किया उतनी मात्रा में एकीकरण भी होना चाहिए। तो ये जो दो उन्होंने कंडीशन बताए और जिस समाज में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं, पूरे होते हैं, उस समाज को उन्होंने विकसित माना। तो आपको यह भी पता है कि रिक्स की जो प्रिज्मेटिक मॉडल है, उस प्रिज्मेटिक मॉडल में उन्होंने 3 प्रकार के समाजों की चर्चा की थी। एक समाज जिसको वो डिफ्यूज्ड या संलयित समाज कहते हैं। दूसरा जो समाज है वह विवर्तित समाज है, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है। ये 2 एक्सट्रीम सोसाइटीज़ है। एक्सट्रीम से मतलब एक ऐसा समाज जहाँ एक ही प्रकार की संरचना अनेक प्रकार के कार्य कर रही है। यह डिफ्यूज सोसाइटी, वह सोसाइटी जहाँ प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट संरचना उपस्थित है, तो उसको उन्होंने डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहा। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। इसके बीच की जो सोसाइटी है उसको उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी का नाम दिया था। तो हम इस मॉडल के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि वह एक अलग अध्ययन का विषय है। हम रिक्स के उन जो विचार थे प्रिज्मेटिक सोसाइटी को लेकर, उससे हम विकास प्रशासन के संदर्भ में उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिग्स ने किन कारणों को विकास के लिए महत्वपूर्ण माना या आधारभूत उनको तत्व माना। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया, रिग्स ने क्या कहा था कि वह समाज अधिक विकसित होगा जहाँ पर कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाएं अधिक हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि जो विवर्तित समाज है वह ज़्यादा विकसित समाज है। तो विकसित समाज होने का आधार क्या हुआ, तो कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाएं अधिक होना और उनमें एकीकरण की मात्रा, उच्च मात्रा का पाया जाना। इन्हीं बातों को हमने प्रशासनिक विकास के संदर्भ में भी देखा था। ये बातें वापस आप इस डायग्राम को देखिए कि विकास से तात्पर्य रिक्स का क्या था। विकास का मतलब है स्वायत्तता की उच्च मात्रा, यानी अगर कोई समाज विकसित है तो वो स्वायत्तता की दृष्टि से संपन्न है, उच्च स्थिति में। अब स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, आप जो चाहें वैसा फैसला कर सकते हैं, यानी आप सक्षम हैं। और दूसरी बात कि आप न केवल फैसले कर सकते हैं बल्कि उन फैसलों को लागू करने की आप में काबिलियत भी है। आप में आपके प्रशासनिक तंत्र इतना सक्षम है कि जो आप फैसले लेते हैं उन फैसलों को आप लागू भी कर सकते हैं। तो यहाँ 2 बातें हैं। एक तो ये है कि फैसले लेने की आप में क्या है, योग्यता है, यानी एबिलिटी है, आप फैसले ले सकते हैं। और आदमी की एबिलिटी जो है इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उसके पास तकनीकी विकास हो चुका है, क्या वह सक्षम है, क्या वह संसाधन युक्त है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो सभी प्रकार के फैसले नहीं ले पाता क्योंकि उसमें योग्यता नहीं होती, उसे समस्याओं की सही तरीके से समझ नहीं होती, जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर जानकारी की बात है कि क्या आप फैसले ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास जानकारी है, आप फैसले ले सकते हो, किसी समस्या का समाधान करने के लिए उचित फैसले ले सकते हो, लेकिन क्या आप सक्षम हैं उन फैसलों को लागू करने के लिए। क्या आपके पास आवश्यक प्रशासनिक तंत्र है, क्या आपके पास संसाधन है, आपके पास धन है, क्या आपके पास तकनीक है। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो फिर आप फैसलों को लागू नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे फैसले लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो अर्थ ये हुआ कि जब हम विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्वायत्तता की उच्च मात्रा। और स्वायत्तता की उच्च मात्रा से मतलब क्या है कि हम फैसले भी ले सकते हैं और उन फैसलों को लागू भी कर सकते हैं। तो अब देखिए स्वायत्तता की उच्च मात्रा किस बात पर निर्भर करती है। तो उनकी दृष्टि से वो कहते हैं कि वह समाज जहाँ कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी जो औद्योगिक समाज हैं, यानी उद्योग आधारित समाज हैं, वे समाज जो है सक्षम होते हैं। वहाँ प्रत्येक कार्य के लिए एक कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचना होती है। तो ऐसे समाज को उन्होंने विवर्तित समाज कहा था। तो रिग्स की जो विकास की अवधारणा है
वह निर्भर कर वो विकास को परिभाषित करती है स्वायत्तता के साथ, और स्वायत्तता जो है वो विवर्तन पर निर्भर करती है। यानी कि जैसे जैसे समाज में प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशेष संरचना का निर्माण होता जाएगा, वैसे वैसे वह समाज अधिक विवर्तित होता जाएगा, और ऐसे समाज को उन्होंने अधिक सक्षम समाज माना। लेकिन विवर्तन जो है वह किस बात पर निर्भर करता है, तो वो कहते हैं कि विविधीकरण और एकीकरण पर। विविधीकरण का मतलब होता है कि हम यह आइडेंटिफाई कर सकें, हम यह पता लगा सकें कि यह काम कार्य ए कार्य बी से भिन्न है ना। तो ये और कार्य ए और कार्य बी की जो तकनीक है उसमें अंतर है, और इसके लिए हमको विशिष्ट संरचनाओं की आवश्यकता होगी। तो इसको यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि इससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जब आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर जो रेटिना थेरेपी है, यानी आँखों के पर्दों में अगर कोई छेद हो गया है तो उसको इलाज करना है, तो यह इलाज के लिए है ना आपके पास एक विशेषज्ञ होता है जो उसकी सर्जरी करता है। लेकिन ये सुविधा आपको एक प्राइमरी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ पर इसको एक सामान्य आँख की समस्या के रूप में देखा जाएगा कि भाई इनकी आँखों में समस्या है। लेकिन वो आँखों की समस्या जो है वो किस प्रकार की है, वो कहीं रॉड एंड कॉन्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कलर ब्लाइंडनेस की समस्या तो नहीं है, या वो रेटिना की प्रॉब्लम है या कॉर्निया की प्रॉब्लम है। ये तो स्पेशलिस्ट जो है वही आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो ए प्रॉब्लम, बी प्रॉब्लम, सी प्रॉब्लम, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स है और इसके लिए अलग अलग टेक्निक की आवश्यकता है। लेकिन एक सामान्य, जैसा मैंने कहा, अस्पताल में वहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास ना तो ज्ञान है और न ही इतनी तकनीकी सक्षमता कि वो उसका जो है ना उपाय ढूंढ सके, उसको परिभाषित कर सकें, बता सकें, ना डायग्नोसिस कर सकें और उसका इलाज कर सकें। तो इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि जैसे जैसे समाज में तकनीकी ज्ञान और जो है शिक्षा और धन यानी संसाधनों को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की आपके अंदर सक्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका समाज क्या हो जाता है, विवर्तित समाज होता जाता है। तो जो विभिन्नीकरण है, विभिन्नीकरण क्या दर्शाता है कि हमारे पास प्रत्येक कार्य को करने के लिए कितने अधिक प्रकार की संरचनाएं हैं। तो ये पहला कंडीशन। और दूसरा जो कंडीशन उन्होंने कहा था, एकीकरण की बात की थी, यानी कि साथ ही साथ ये जो कार्यात्मक रूप से विशिष्ट जो संरचनाएं हैं इनमें क्या होना चाहिए, इनमें पूर्ण समन्वय होना चाहिए। जैसे एक मरीज है, एक मरीज के ऊपर मान लीजिए कि उसका बहुत है ना बुरा एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी हड्डियां भी टूटी हुई है, उसको ब्रेन में चोट, हेमरेज भी है, उसका हार्ट भी सिंक कर रहा है, उसको कई तरह की समस्याएं आ गई। तो जब वो ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को ले जाते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स की एक टीम होती है जो उस पर क्या करती है, उसको उसका मुआयना करती है, परीक्षण करती है, और ये डिसाइड करती है कि कौन सा काम सबसे पहले किया जाए। अगर हड्डी जो टूट गई है उसको तो बाद में भी जोड़ा जा सकता है, परंतु अगर इसका हार्ट जो है, हार्ट बीट इसकी नॉर्मल नहीं लाई गई या जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोका नहीं जाएगा तो पेशेंट मर जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भाई हमको जो है उसकी ब्लीडिंग को रोकें, उसके ब्लड प्रेशर को बनाए रखें, उसके हार्ट बीट को बनाए रखें, वो अच्छे से सांस ले पाए, पहले ये काम करें। उसके बाद हम उसके जो ब्रेन को अगर चोट लगी है तो वो देखें कि भाई उसमें जो है कहीं और कोई गंभीर बीमारी ना पैदा हो जाए। तो हमको एक एक करके सब टीम के जो सदस्य होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं, तो उसके बाद वो अपने कार्यों को आपस में है ना मिलजुल कर वो डिसाइड करते हैं। इसी को हम कहेंगे समन्वय, एकीकरण। तो स्पेशलाइजेशन होने से भी काम नहीं चलता, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इन स्पेशलिस्ट के कार्यों में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हर कोई कहेगा मेरा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण, मुझे मेरा काम करने दो, तो वो दैट वुड नॉट बी बेटर फॉर अ पेशेंट, वो पेशेंट के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए समन्वय या एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं दो बातों को रिग्स ने विकास को परिभाषित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, इसको आधार स्तंभ बताए एकीकरण को, और उन्होंने दूसरा क्या बताया, विभिन्नीकरण।
अब जैसा पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि विभेदीकरण किस बात पर निर्भर करता है। तो तकनीकी और गैर तकनीकी आपके पास क्या संसाधन है। एकीकरण किस बात पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है कि आपकी जो प्रशासनिक तंत्र है वह क्या लोगों को सहभागिता का अवसर देता है या नहीं, लोगों में, है ना, यानी जिसको कहते हैं ना राजनीतिक समाजीकरण करना, यानी कि लोगों को जागरूक बनाना, क्या वह कर पाया है या नहीं, क्या उनको अवसर देता है या नहीं। तो जनता की शासन प्रक्रिया में सहभागिता जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है घटक है, एक तत्व है। और दूसरा प्रभाव से तात्पर्य है कि प्रशासनिक जो तंत्र है, व्यवस्था है, वह कितना प्रभावी तरीके से जो आप निर्णय लेते हैं, शासकीय निर्णय लिए जाते हैं या लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसको कितना प्रभावी तरीके से आप क्रियान्वित कर पा रहे हैं। और इसी बात को जो है रिग्स ने प्रशासकीय विकास के साथ जोड़ा था। यानी सहभागिता और प्रभाव अगर है तो इसका मतलब है कि उस समाज में प्रशासकीय विकास यानी प्रशासनिक विकास हुआ है, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वो जैसे तकनीकी और गैर तकनीकी विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, प्रशासकीय व्यवहार में जो है अपेक्षित परिवर्तन, उसकी संरचना प्रक्रिया में परिवर्तन, संसाधनों का विकास, यह सब सम्मिलित रूप में क्या करते हैं, प्रशासकीय विकास को प्रभावित करते हैं। तो प्रशासनिक विकास अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सहभागिता और प्रभाव का जो तत्व है वो बढ़ा हुआ है, उसकी मात्रा अधिक है। अगर इसकी मात्रा अधिक है तो इसका मतलब आप एकीकरण करने में सक्षम हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि रिग्स ने विकास प्रशासन को परिभाषित करने के लिए जो है एक इस प्रकार की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की कि यह कोई एक सीधा सरल उपाय नहीं है। हमें सबसे पहले अपने तंत्र की सक्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और तभी जो है हम विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि किसी भी तंत्र की सक्षमता में जो हमको विकास करना है, परिवर्तन करना है, तो जब भी हम कोई परिवर्तन करते हैं तो हमारे सामने एक लक्ष्य होता है कि भाई हमको उस लक्ष्य को पाने के लिए परिवर्तन करना है। तो वो जो लक्ष्य का निर्धारण है यह विकास प्रशासन कहलाता है। विकास प्रशासन लक्ष्य का निर्धारण करता है और उसी के अनुसार हमको प्रशासनिक जो हमारी व्यवस्था है, तंत्र है, उसमें हमको परिवर्तन करना, उसमें हमको विकास करना पड़ता है। इसीलिए रिग्स ने विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास को क्या कहा था कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए जो है दो अवधारणाएं हैं। इनमें मुर्गी और अंडे का संबंध है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले कौन, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है और उस अनुसार हमको अपने तंत्र का विकास करना पड़ता है। लेकिन विकासशील देशों में ये समस्या होती है कि अगर हम तंत्र के विकास को पहले प्राथमिकता दे दें कि पहले हम सक्षम हो जाएं, उसके बाद हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तभी तो हम कर पाएंगे उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति। तो ऐसा करते हैं तो फिर क्या है कि हमारे विकसित होने का जो कह सकते हैं दर है या स्पीड है, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। हमको हमेशा पहले टारगेट सेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद हमको उसके अनुसार सिस्टम को चेंज करना पड़ता है। तो अब ये उलझाने वाली बात, इसीलिए रिग्स ने बार बार ये बात कही कि हम इस डिबेट में न फंसे कि पहले कौन, हमें दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमें लक्ष्य का भी निर्धारण करना है और फिर तंत्र की सक्षमता में वृद्धि भी करनी। तो आप ये समझिए रिग्स ने विकास प्रशासन को जब परिभाषित करने का या उसको समझाने का प्रयास वो करते हैं तो दो बातों पर मूल रूप से आते हैं। वो कहते हैं कि विकास प्रशासन तभी होगा जब हम प्रशासनिक विकास करें। और प्रशासनिक विकास से तात्पर्य क्या है कि हमारे तंत्र में सहभागिता और प्रभाव की सक्षमता बढ़नी चाहिए। और प्रशासनिक विकास तब होगा जब हमारे पास प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचना हो। तो ये बातें रिग्स के संदर्भ में हमने आपको बताई कि विकास प्रशासन पर रिग्स के क्या विचार। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में रिग्स के दूसरे विचार और फिर रॉबर्ट चैम्बर्स के विचार के बारे में भी जानेंगे।